ख्वाबों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। अरे वकील साहब, ये भारतीय कानून का बहुत ही गलत प्रावधान है। जो केस एक बार बंद हो चुका उसको दोबारा तो नहीं खुलना चाहिए। खोलने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं हूं, पहली पेशी में ही बंद हो जाएगा। कंपनी की पॉलिसी के तहत रोहित की मौत का जो मुआवजा है वो आप लोगों को मिलेगा। उन लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया। वो बड़े लोग हैं, इन 6 सालों में उनका पैसा, रुतबा, शोहरत सब पहले से दुगना हो गया होगा। नहीं बुआ, इस बार वो चाहे जितनी भी कीमत लगा ले, कोर्ट में कौड़ी के भाव उनकी इज्जत की नीलामी होगी। पूजा जी नमस्कार, मैं स्वतंत्र अखबार से, आपने मुझे याद किया? अच्छा, आइए आइए, बैठिए। जी बताइए। बहुत नाम सुना है मैंने आपका, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। इसीलिए आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी नहीं, मुझे आपसे कुछ काम था। माफ कीजिएगा, पत्रकारिता मैंने किसी के काम करने के लिए नहीं सीखी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, बहुत बेबाक लिखते हैं आप, बिना डरे हुए। हमारे लिए भी कुछ लिखिएगा। वैसे आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? शुक्रिया, विदा दीजिए। वो दरअसल क्या है ना कि कलम की कीमत अब तक मैंने लगानी शुरू नहीं की है। जो होता है वही लिखता हूँ। किसी के कहने से न मैंने आज तक कुछ लिखा है और ना ही आगे लिखूंगा। चलता हूँ। जी, रोहित केमिकल फैक्ट्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैं वो केस दोबारा लड़ने वाली हूँ। अच्छा, वही केस ना जिसमें सक्सेना और चौहान का नाम जुड़ा हुआ है? जी, आपने बताया नहीं। आप चाय लेंगे या कॉफी? जी, कॉफी, और वो भी कड़क। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जिस केस में शहर और सरकार तक दिलचस्पी नहीं ले रही है, आप उसमें इतना रुचि क्यों दिखा रही हैं? नई वकील बनी है, अगर केस हार गई ना तो वकील का कोट उतर जाएगा। करियर बनने से पहले खत्म। जी, मैं ये केस जीतने के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ रही हूँ। रोहित मेरा पति था। जी, मैं जहां तक जानता हूं, रोहित की पत्नी एक देहाती औरत थी और 6 साल पहले केस हारने के बाद वो गांव लौट गई थी और उसे एक बच्चा भी होने वाला था। फिर आप? जी, मैं वही देहाती लड़की हूँ। 6 साल बाद वकील बनकर वापस आई हूँ। आपको मेरे आने की कहानी और सक्सेना और चौहान के जाने का प्रस्तावना लिखना है। कल का पेपर पूरे शहर में हंगामा मचा देगा। बिना ऑक्सीजन के आग लग जाएगी। आप जो कहेंगे डिट्टो सब वहीं लिखूंगा। बताइए। जब मैं मुआवजे के लिए पहली बार सक्सेना और चौहान से मिलने गई। देखिए, आपके पति की मौत पर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कंपनी को बेहद अफसोस है, रंजो गम है। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। कैलाश नाम है ना आपके पति का? जी, रोहित। हाँ, रोहित। उनकी मौत के बाद हमने एक शोक सभा भी रखी थी और उनकी शोक सभा में बड़े बड़े लोग आए थे उनकी फोटो पर फूल माला चढ़ाने के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
मुझे इस बात का दुख है, अफसोस है कि आप हमसे मिलने के लिए हमारे ऑफिस के 2-4 दिन से चक्कर काट रही थी। रियली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वैसे आप हमसे क्यों मिलना चाहती थी? वो पैसे, मेरा मतलब है कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। रोहित के जाने के बाद हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। जिंदगी मानो पानी की तरह पसर गई है। समेटते समेटते ना जाने कितना वक्त गुजर जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। देखिए, हम अपने लेवल पर अपने अधिकारियों से कहकर रोहित की सैलरी, उसके कामकाज के स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी और उसकी मौत के कारणों का एक इन्वेस्टिगेशन कर ले, और जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है और आपका जो भी हक बनता है वो हम आपके घर पहुंचा देंगे। अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। जी धन्यवाद। निसंदेह पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आम जनता की आवाज के संरक्षण का दायित्व पत्रकारिता का धर्म है। वहीं आज के जमाने में न्याय और हक पाने के लिए ये सबसे प्रभावशाली हथियार है। पूजा भी अपनी लड़ाई के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल कर रही थी। मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ न हौसला हारेंगे हम में। वो कहते हैं ना, बड़े रसूख वाले लोगों को भीड़ की ताकत से डराना जरा आसान होता है, और इस भीड़ को इकट्ठा करने का सबसे सरल उपाय है मीडिया। पूजा शहर के नामी पत्रकार जय करण सिंह भदौरिया से मिलती है और उन्हें अपनी आप बीती सुनाती है। उन्हें ये भी बताती है कि किस तरह से कंपनी के ऑफिस में बुलाकर उसे दिलासा दिया गया कि उसे मुआवजे की पाई पाई दे दी जाएगी। पूजा को लगा कि इस पैसे से वो अपने जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पर ला सकती है और अपने आने वाली जिंदगी को संवार सकती है। इसी उम्मीद से पूजा फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी। और फिर एक दिन उसे कंपनी से एक चिट्ठी आती है। अरे चिट्ठी आई है, जरूर मुआवजे के लिए होगी। पूजा देख बेटा, चिट्ठी आई है। पूजा, पूजा, पूजा। उन लोगों ने मुआवजे की जगह ये चिट्ठी भेजी है। उनका कहना है मेरे पति का कोई भी मुआवजा नहीं बनता क्योंकि उसकी मौत उसकी अपनी लापरवाही से हुई है, इसलिए हम लोगों का एक भी पैसा मुआवजा नहीं बनता। ऐसे कैसे नहीं बनता? आप रिपोर्ट लिखिए, दोगले हैं वो लोग। देखिए, आप जिद करेंगे तो हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, लेकिन क्या हासिल होगा उससे? कुछ भी नहीं। ये मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। हमारी बात मानिए तो उनके ऑफिस में जाइए और उनसे सेटलमेंट कर लीजिए। जो 10-20 हजार मिलना है उसे ले लीजिए और किस्सा खत्म कीजिए। खामखा कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगी और कहीं आपके पैर में मोच आ गई तो जिंदगी तेल मालिश करते करते गुजर जाएगी। मैं भीख नहीं मांग रही, अपने हक का पैसा मांग रही हूँ। आपको शायद पता नहीं, आज बाजार में सबसे ज्यादा कीमती अगर कुछ बिकता है तो वो है हक। आपका काम एफआईआर लिखना है, ना कि बाजार के दाम बताना। अगर आप एफआईआर नहीं लिख रहे तो हम कहीं और चले जाएंगे, और एक पुलिस डिपार्टमेंट में आप अकेले नहीं हैं। चलो। अरे रे, बैठिए बैठिए। आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा था आपको। एफआईआर ही लिखनी है ना, चलिए लिख लेते हैं। लिखिए फिर। जी, नाम बताइए। रोहित। लिख ली आपकी एफआईआर। अब तो खुश हो जाइए, जाइए घर जाइए, और हाँ, गर्म पानी में अजवाइन मिलाकर पी लीजिएगा। कोर्ट कचहरी में काफी चिल्लाना भी पड़ता है।
सरकारी वकील को पूजा के पक्ष में कुछ कहना है? यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैंने या आपने कभी ये सुना भी होगा कि एक कर्मचारी ये तय करके घर से फैक्ट्री जाता है कि वो वहां जाएगा और अपनी जान दे देगा? अगर कोई ऐसा करता है तो उसको मुआवजा का 1 रुपए भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन रोहित ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक जिम्मेदार इंसान था। उसकी नई नई शादी हुई थी, कुछ महीनों में वो बाप बनने वाला था। इसलिए अगर उसकी मौत हुई है तो उसमें उसकी लापरवाही तो हो सकती है, पर उसकी गलती तो हो ही नहीं सकती। एक कर्मचारी अपना खून पसीना लगाकर एक फैक्ट्री को चलाता है, तो एक फैक्ट्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस कर्मचारी का ख्याल रखे। ऑर्डर, ऑर्डर। प्लीज मेंटेन दी साइलेंस। प्रोसीड। लेकिन जज साहब, एक शराबी कर्मचारी के लिए कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। भाई, पुलिस तफ्तीश में ये पाया गया कि रोहित अक्सर शराब पीकर कंपनी आता था और मारपीट तक करता था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा रोहित कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था। ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है इस कटघरे में आकर कहिए। आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे कुछ पूछिए। जी, थैंक यू। जी हाँ, आप कुछ कह रही थी। रोहित कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि रोहित की जब मौत हुई तो वो नशे में था। भाई, हो सकता है आपको पता ना हो। भाई, ऐसा कौन पति होगा जो अपनी पत्नी को ये बताएगा कि वो शराबी है? मुझे मेरे रोहित पे पूरा विश्वास था। ऐसा विश्वास रोहित के माँ बाप का भी उस पर रहा होगा ना। जज साहब, रोहित और पूजा ने घर से भागकर शादी की। आई रिपीट, रोहित और पूजा ने घर से भागकर शादी की। रोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। एक पराई लड़की के लिए उसके माँ बाप के बरसों के विश्वास को तोड़ दिया, तो फिर वो एक जिम्मेदार व्यक्ति कैसे हो सकता है? जज साहब, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आपके कहने का मतलब यह है कि रोहित के माँ बाप उससे प्यार नहीं करते थे? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। इस तरह की भावनाओं को कुरेद कर हमारे काबिल दोस्त क्या साबित करना चाहते हैं? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोसीड। मैं साबित यह करना चाहता हूं मिलॉर्ड कि रोहित शुरू से ही एक लापरवाह इंसान था। उसकी अपनी गलती से उसकी जान गई, और कोई भी कंपनी इसलिए नहीं खुली है कि कोई भी कर्मचारी आकर वहां जान दे और कंपनियां मुआवजा बांटती फिरे। एक इंसान होने के नाते रोहित की मौत पर पूजा जी और उसके माँ बाप के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन संवेदनाओं से कोर्ट के फैसले तय नहीं होते मिलॉर्ड। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। सक्सेना और चौहान ने बड़ी आसानी से इस केस को जीत लिया, और पूजा इस केस के साथ साथ अपना सब कुछ हार गई। पूजा दिल्ली से वापस अपने मायके गई। पूजा को इस हालत में देखकर उसके माँ बाप की नाराजगी का खत्म होना बड़ा ही वाजिब था। वहां उसने एक बेटी को जन्म दिया और पास के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ डिस्टेंस से वकालत की पढ़ाई भी शुरू कर दी, और 3 साल के बाद पूजा को वकालत की डिग्री मिल गई। वकालत की डिग्री मिलने के बाद पूजा वापस दिल्ली आई, अपने खोए हुए हक को छीनने, नए हौसलों के साथ। जब हम इस केस को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर बेवजह आप और हम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? और मैडम, जो आपको फीस मिल रही होगी ना, उसका हम डबल देंगे तुम्हें। मम्मी का प्यारा सा बच्चा। आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। अंकल, आपकी नाक कितनी खराब है। गंदी बात।
बेटा अंकल से ऐसे बात नहीं करते, गंदी बात होती है ना। सॉरी बोलो। सॉरी। अरे सची तो कह रही है। तो पूजा जी आगे क्या हुआ? फिर मैं गांव जाके वहीं के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगी और वहीं साथ ही साथ LLB की पढ़ाई भी चालू कर दी। और मेरी डिग्री जैसे ही मुझे मिल गई, बस मैं अपने अधूरे कामों को पूरा करने यहाँ आ गई। कल का अखबार देख लीजिएगा। चलता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। बाय बेटा। बाय। हेलो, मैडम, मैं हूं सक्सेना। ये है मेरे पार्टनर मिस्टर चौहान। हम आपसे रोहित केस के सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं। जब हम इस केस को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर बेवजह आप और हम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? और मैडम, जो आपको फीस मिल रही होगी ना, उसका हम डबल देंगे तुम्हें। हम वहाँ परेशान हो रहे थे। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। देखिए, अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो खुद को शंभू ना समझने लगे। अरे मैडम, ये साड़ी की जगह आप कोट पहन लेंगे तो क्या पृथ्वी हमें गोल की जगह चपटी थोड़ी ना हो जाएगी? पृथ्वी गोल है या चपटी, क्या आप जानते हैं चौहान साहब? इंस्पेक्टर साहब, रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उससे जुड़े सारे फाइल मुझे चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। खामखा फिर से अपनी सरेआम कोर्ट में बेइज्जती करवाएंगे। वो तो कोर्ट में ही तय होगा, बस आप अपना सारा जोर लगा लीजिएगा। जज साहब, इस देश में इतने सारे केस पेंडिंग हैं कि रात दिन 24 घंटे अगर न्यायपालिका कार्यरत रहे, फिर भी सारे केसों का निपटारा संभव नहीं। फिर एक ऐसे केस को फिर से खोलना जिसका मुकम्मल फैसला आ चुका हो, वो भी पानी की तरह साफ साफ, मुझे लगता है समय की बर्बादी है। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस केस को अविलंब खारिज किया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। बहुत उम्दा ख्याल है आपका, मगर जज साहब, पानी साफ है या गंदा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि पानी कहाँ का है, गंगोत्री का या किसी गंदे नाले का। ये लड़ाई सिर्फ कानूनी हार जीत की नहीं है। इस लड़ाई के एक तरफ है सुविधा प्राप्त वर्ग और दूसरी तरफ है मजदूर वर्ग। ये उनके हक की लड़ाई है। ये एक शंखनाद है उनके कर्तव्यों को याद दिलाने का। ये कोई गीता का पाठ नहीं चल रहा है कि भारी भरकम शब्दों से कोर्ट को गुमराह करें, और ना ही शायद कोई समाज शास्त्र का लेक्चर। जो भी कहना है गवाह सबूतों के बुनियाद पर कहें। मोहतरमा जी, आप कहने दी तब ना। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द साइलेंस इन द कोर्ट। प्रोसीड। जज साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत हादसे से 15 मिनट बाद हुई। फिर 15 मिनट तक उसे कोई भी इलाज मुहैया क्यों नहीं कराया गया? माय लॉर्ड, हर कंपनी में मजदूरों की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम कराए जाते हैं जो मिस्टर चौहान और मिस्टर सक्सेना की कंपनी में नहीं कराए गए। और ये जानते हुए भी मजदूर काम पे जाता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत हादसे से 15 मिनट बाद हुई। फिर 15 मिनट तक उसे कोई भी इलाज मुहैया क्यों नहीं कराया गया?
जज साहब, मेरे मुवक्किल की कंपनी इस शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर है और वहां से सबसे करीबी हॉस्पिटल जो है करीब आधा घंटे की दूरी पर है। फिर तो रोहित की मौत एम्बुलेंस में हुई होगी। आपके मुवक्किल की कंपनी में एम्बुलेंस तो है ना? बिल्कुल है। तो फिर आपने उसे फौरन हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया होगा। जी, मैंने अभी जैसा कि अभी बताया कि सबसे करीबी हॉस्पिटल आधे घंटे की दूरी पर है, वो भी जब ट्रैफिक ना हो। ओह, यानी आपको पता था कि 15 मिनट में रोहित की मौत होने वाली है, इसलिए आप लोगों ने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जरूरत नहीं समझी। ऐसी कोई बात नहीं। जज साहब, सवाल इनकी नीयत पे है। हॉस्पिटल पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने रोहित को प्राथमिक चिकित्सा तक नहीं दिया, और अगर दिया होता तो कम से कम उसके चेहरे से खून तो साफ होता। खून से सने हुए चेहरे के साथ वो पोस्टमार्टम टेबल तक ना जाता। मतलब रोहित के चेहरे से खून नहीं पोंछा गया तो आप मेरे मुवक्किल को फांसी पर लटका देंगे? जज साहब, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं इनके सारे काले चिट्ठे खोल के आपके सामने रख दूं। माय लॉर्ड, हर कंपनी में मजदूरों की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम कराए जाते हैं जो मिस्टर चौहान और मिस्टर सक्सेना की कंपनी में नहीं कराए गए, और ये जानते हुए भी मजदूर काम पे जाता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए। इस व्यवस्था की दयनीयता तो देखिए। और जब एक दिन वो मजदूर मर जाता है तो यही लोग उसकी मौत का तमाशा बना देते हैं और फिर उसके परिवार को सहारा देने की बजाय उससे सवाल और हिसाब करते हैं, और फिर उसका परिवार एक दिन इस अदालत में अपने हक की भीख मांगता है। That's all, my lord. इस केस की अगली सुनवाई 7 दिनों बाद होगी एंड द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पूजा समाज के लिए एक उदाहरण है। गलत लोग और उनके अनैतिक फैसलों के खिलाफ उसका प्रतिशोध करने का अनोखा तरीका सचमुच अनूठा और नई सोच की उपज था। लेकिन ये भी सच है कि पूजा के संघर्षों की कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि पूजा भावनाओं और आक्रोश के सहारे इस केस को नहीं जीत सकती और उसे अपने आप को कानून के हर दांव पेच से संभाल कर रखना होगा। और उसके सामने चुनौती भी यही है कि पहले भी वो इस केस को हार चुकी है और पिछली बार जो वकील उसके सामने खड़ा था, आज वही वकील उसके सामने दोबारा खड़ा है। मैं श्रद्धा कल फिर मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में इस कहानी के दिलचस्प मोड़ पर, ये जानने के लिए कि क्या पूजा जीतती है, सक्सेना हारता है, या फिर पूजा हार कर वापस अपने मायके चली जाती है। देखते हैं कल का एपिसोड इसी जज्बे के साथ। न हौसला हारेंगे। अगर तुम कम पढ़ाई किए हो ना तो और पढ़ लो, अभी टाइम है। अगली सुनवाई में ये केस रफा दफा हो जाना चाहिए। पत्रकार हो तुम, तुमको समझाने में हमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। रोहित के केस से अपने आप को हटा लो, समझे? देखिए चाचा, आप उस कंपनी के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने उस कंपनी में कितनी मौतें हुई हैं? अब इस उम्र में बेरोजगार होकर तो नहीं लौट सकते ना। अब कल की सुनवाई के बाद कोई बहस, सीधा फैसला।